मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं सब सामने हूं, चल रहा है हमारा सेशन। सो आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी पिक्यूलियर टॉपिक जो अक्सर लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर इजी समझ लेते हैं या करते नहीं है। उनको लगता है कि ये चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन ओवर विद दिस चैप्टर कॉल्ड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि मेडिसिन है और केमिकल्स इन फूड है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ड्रग्स हैं। So that's what we are going to do in the chapter. पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ, आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 प्लस इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस से लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर, जिसे हम कहते हैं नीट लाइव, अनअकैडमी नीट लाइव डेली, जिसके ऊपर हम इंग्लिश का चैनल ले रहे हैं। तो दिस इज अ इंग्लिश चैनल, दिस इज अनअकैडमी नीट अंडरस्कोर ऑफिशियल t.me/unacademy नीट अंडरस्कोर ऑफिशियल। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, और ये हमारे पास ये इंग्लिश का चैनल है। दिस इज द इंग्लिश चैनल, और ये हमारे पास है t.me/unacademy नीट विजय, जो कि हिंदी का चैनल है। आज की क्लास हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी के बेसिस पर लेने वाले हैं। तो एनसीईआरटी हमारे सामने चल रही होगी और साथ ही साथ हम क्लास लेते चले जाएंगे, और आज की क्लास के बाद आपको आज की क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे। और नोट्स कहां से मिलेंगे? नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे कम्युनिटी सेक्शन से, और साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स मिल जाएंगे। मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये unacademy.com/@अनूप वशिष्ठ पे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे कम्युनिटी फीचर को यूज कर लीजिएगा। कम्युनिटी फीचर के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं, क्लास के लिंक्स मिल जाते हैं। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द कम्युनिटी फीचर। एंड देन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस आरंभ बैच के साथ। जब हम आरंभ बैच की बात करते हैं तो आरंभ बैच के अंदर हमारा ये हिंदी माध्यम का बैच है, जो 16 फरवरी से चल रहा है। इसकी कल सुबह भी 8 बजे क्लास होगी, और उसके बाद और भी क्लासेस होती चली जाएंगी। एनविजन बैच हमारा 11th क्लास का इंग्लिश मीडियम का बैच है, 2 फरवरी से चल रहा है। ये 11th क्लास का बैच है, इसमें 11th क्लास का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। नीट ग्लोरी बैच इज द क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। तो नीट ग्लोरी इज द 12th क्लास क्रैश कोर्स बैच, जो 9 फरवरी से चल रहा है। इन बैचेस को जुड़ने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। प्लस के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, और आइकॉनिक का आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, जो कि आपके घर पर आपको पहुंचा दिया जाता है। तो यू गेट अ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। ओके। एवी लाइव कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट के साथ आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। और इस समय चल रही है एक स्कीम, जिसमें आपको 3 मंथ के कोर्स के साथ 33% ऑफ मिल रहा है, और 6 मंथ के कोर्स पर आपको 28% ऑफ मिल रहा है। तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब विद अस, यूज द कोड एवी लाइव एंड ज्वाइन विद अस। अनअकैडमी लाइट नीट यूजी सब्सक्रिप्शन है, एवी लाइव कोड है, एंड यू कैन ज्वाइन विद अस। एक्सलरेट में आपको मिल रहा है 1 या उससे ज्यादा के कोर्स के ऊपर यू आर गेटिंग 6 मंथ एक्सटेंशन ऑन द एक्सलरेट, दैट इज 1 ईयर एंड मोर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो चलिए केमिस्ट्री में शुरू करें एवरीडे लाइफ मेडिसिन के साथ। जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं ड्रग्स। अब ड्रग्स के बारे में जब बात आती है तो लोग अक्सर उल्टा सोचते हैं ड्रग्स के बारे में। यस, दोज आर आल्सो कॉल्ड एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड ड्रग्स। वो भी मेडिसिन ही हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल हो जाता है एक्सेसिव यूज करने के बाद। जब हम मेडिसिन का एक्सेसिव यूज करते हैं, दे बिकम हार्मफुल एंड दे बिकम पॉइजनस, और तब उनको हम ये सो कॉल्ड ड्रग्स बोलते हैं। तो जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स आर मोस्टली सिंपल मॉलिक्यूल्स। दीज आर द केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेस, यानी कि 100 से 500 यू तक के मॉलिकुलर मास होते हैं। दीज आर, सिंपली स्पीकिंग, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट्स। अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के व्यक्ति से बात करोगे तो दे विल कॉल देम सॉल्ट्स। तो यहां पे इसमें ये वाला सॉल्ट है या वो वाला सॉल्ट है, इस तरीके से वो बात करते हैं। अब जब हम इनकी बात करते हैं दवाइयों की, तो अच्छा, दवाइयां किस तरीके से वर्क करती है? भैया, दवाइयों का काम होता है कि आपको फिट रखें, या फिर अब एक सीधी सी बात यह है,
कोशिश तो हमारी हमेशा यही रहनी चाहिए कि हमें कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े, हमेशा यही रहना चाहिए, मिनिमम मेडिसिन का यूज करना पड़े। अब मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो मेडिसिन तब इस्तेमाल की जाती है व्हेन वी आर हैविंग सर्टेन प्रॉब्लम, सर्टेन फार्माकोल ये हमारा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो दीज मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से इंटरैक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस, अब इंपॉर्टेंट ये, दे प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, when the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines and are used in diagnosis, prevention and treatment of diseases. So medicines are used in diagnosis, prevention and treatment of diseases. ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, मोस्ट भी क्या कह सकते हो, all the drugs used as medicines are potential poisons if taken in doses higher than those recommended. ठीक है, अच्छा एक बड़ी मजेदार सी बात है, इन एक्सेस अमाउंट, मेडिसिन आर पॉइजन्स। ठीक है, इन रिस्ट्रिक्टेड एंड जुडिशियल अमाउंट, इन restricted and judicial amount, poisons are medicines. सच्चाई है, snake venom, scorpion venom, they are also used as medicines. ओके, ऑल दीज ड्रग्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे हालुसिनेटिंग ड्रग्स होती हैं या नारकोटिक्स होते हैं, नारकोटिक्स ऑफ कोर्स दे वर नॉट डेवलप्ड बाय स्मगलर्स एंड ऑल, दे वर डेवलप्ड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज विच वर देन यूज्ड बाय दीज पीपल, दे आर एक्चुअल मेडिसिन। ठीक है, अब यूज ऑफ द केमिकल्स फॉर द थेरापेटिक इफेक्ट, यानी कि बीमारियों को दूर करने के लिए कहा जाता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी अक्सर हम कैंसर के लिए यूज करते हैं, लेकिन केमोथेरेपी इज अ वर्ड विच इज यूज एवरीवेयर। तो दैट इज व्हाट वी हैव इज केमोथेरेपी। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। हमारे पास है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग? मतलब ये कि ड्रग किस एलिमेंट को दूर करने के लिए यूज होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब हो जाता है, जैसे हमारे पास एक वर्ड है एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? एनाल्जेसिक इज पेन किलिंग। अब पेन किलिंग वो क्यों करता है? बंदे को अनकॉन्शियस कर देता है या पेन सेंसर्स पे अटैक करता है, क्या करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इट डज इज अ डिफरेंट थिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब जैसे कि एक व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपने उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपने उसको उठा के कुछ पैसे दे दिए तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर आपने उसको जॉब दे दी तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो सकता है उसके फादर को, मदर को, उसकी डॉटर को, उसके सन को, उनमें से किसी को जॉब दे दी तो फॉर्मूला ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या आपने लॉटरी निकलवा दी, क्या कर दिया, वॉट एवर इट इज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने का यह है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कैसे की उससे मतलब नहीं है। इसी तरीके से दवाइयां भी अलग अलग तरीके से एक्ट करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एंटासिड्स की बात करें, एंटासिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, कुछ एसिड के बनने को रोक देते हैं। तो इफेक्ट ये है कि वो एसिडिटी को खत्म कर देते हैं या पेट दर्द को खत्म कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। हाउ दे डू इट इज अ डिफरेंट थिंग, क्या कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जैसे एनाल्जेसिक्स है, एनाल्जेसिक्स आर ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन विच रिड्यूस पेन, वॉट एवर दे माइट बी डूइंग। ठीक है, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से पेन को रिड्यूस कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम कर देते हैं। एंटासिड्स है जो एसिडिटी को कम कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं वो पेन के रीजन को खत्म नहीं करते, वो पेन को खत्म करते हैं। कुछ ऐसा भी होता है जो पेन के रीजन को खत्म कर दे, शायद वो भी एनाल्जेसिक्स में क्लासिफाई हो जाए। ठीक है,
हमारे पास एंटीसेप्टिक हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। सो ऑल दीज आर द मेडिसिन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है। अब ड्रग एक्शन का मतलब है कि जो भी ये काम कर रहे हैं वो कर कैसे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एंटीपायरेटिक हो गया, एंटीपायरेटिक किस तरीके से वर्क करे, या फिर एनाल्जेसिक की बात आती है, एनाल्जेसिक्स कैसे वर्क कर रहे हैं। एनाल्जेसिक्स एक तरीके से वर्क कर सकते हैं वेयर वी हैव दैट द जो सब्सटेंस है दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउइंग द ब्रेन टू रिसीव द फंक्शन। हो सकता है वो न्यूरॉन्स के साथ इफेक्ट कर रहे हो या किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हो, तो वो वहां पे ड्रग एक्शन कि इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। अब जैसे कि बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर वो कहां पर एक्ट कर रहे हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ द ड्रग एक्शन। क्या हो रहा है वो नहीं, क्या कर रहे हैं वो। ओके। फार्माकोलॉजिकल इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक द ड्रग। ड्रग एक्शन का मतलब है हाउ दे एक्ट। ठीक है। तो जैसे कि एंटी हिस्टामाइन इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड्स हिस्टामाइन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हिस्टामाइन ब्लॉक हो जाता है। फिर दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास कैटेगरी आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। यहां पे हमारे पास है सल्फोनामाइड्स यानी कि सल्फा ड्रग्स। मतलब कि हाउ दे आर बिहेविंग। सर्टन एजो compounds also work as the medicines like methylene blue that works as an antiseptic। तो यहां पर हमारे पास एजो डाइज भी हो सकता है, एजो कंपाउंड्स भी हो सकता है। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये सारे के सारे डिपेंड करता है, जब से हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, पेन किलर्स, तो एक जनरल सी चीज आ जाती है, ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द पेन किलर है। जब हमें एक पर्टिकुलर इफेक्ट चाहिए होता है तो उसके लिए वर्क कर जाता है, तो दैट इज मोर यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स के बारे में आ जाता है। फिर हमारे पास है बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तो ड्रग एक्शन के अंदर हमारे पास अगर स्पेसिफिक पर्सन हो जाता है, तो अगर स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है तो ड्रग एक्शन की जरूरत पड़ जाती है। जब हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल्स, those who are synthesizing the drugs। तो they are talking about the structure of the drug कि एक स्ट्रक्चर से किस तरीके से चेंज करके किस तरीके से उसके इफेक्ट को वैरी किया जा सकता है, किस तरीके से इफेक्ट को चेंज किया जा सकता है। तो दैट इज द केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल पर्सन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। मॉलिक्यूलर टारगेट्स का मतलब कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये जो हमारे पास ड्रग है, वो बॉडी के अंदर किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर एक्ट कर रहा है। कहीं पर प्रोटीन्स पर एक्ट कर रहा है, कहीं पर लिपिड्स पर एक्ट कर रहा है, कहीं पर विटामिन्स को ब्लॉक कर रहा है, कहीं पर हमारे किसी स्पेसिफिक सेल को ब्लॉक कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स की बात आ जाती है। तो अब यहां पे जब ड्रग्स की बात करते हैं तो दे इंटरैक्ट विद द बायोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो वो किस मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहे हैं उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट अलाउज अस टू कीप द ड्रग्स वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड एंड वेरी मच फोकस्ड, कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अगर हम टारगेट करते हैं तो उसी मॉलिक्यूल को टारगेट होगा, और किसी मॉलिक्यूल पर टारगेट नहीं होगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। इट इज मोस्ट क्लासिफाइड फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्स। When we are talking about the drug actions, when we are studying it, then in that case molecular targets बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ड्रग का और टारगेट का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, आखिरकार ड्रग्स वर्क कैसे करते हैं। यहां पे हम ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है। Macromolecules of biological origin perform various functions in the body. For example, proteins which perform the role of biological catalysts in the body are called enzymes। ठीक है। अब हमारे पास एक कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि इन नाम पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स तो हर किसी को पता है, लेकिन रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके। तो रिसेप्टर्स कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास हैं।
which carry polar molecules across the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल्स पास ऑन नहीं कर सकते. इट्स अ बायपोलर सब्सटेंस जो दोनों को ब्लॉक कर देता है. सेलेक्टिवली परमिएबल होता है बिकॉज ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स. ओके, तो अब हमारे पास है एंजाइम एंड रिसेप्टर्स पर. अब हमें ये तो पता है कि एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह से वर्क करता है. अब एक बात का ध्यान रखना, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पॉइजन. ठीक है, जब हम पॉइजन्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉइजन्स दे वर्क बाय इनहिबिटिंग एंजाइम एक्शन. यानी कि पॉइजन्स वर्क ऑन catalyst and stop them from functioning. So poisons are something which block the catalyst, that is the enzymes in biological sense. ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम दो फंक्शन करते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, फाइन. अब यहां पर हमारे पास एक्टिव साइट है. द सबस्ट्रेट गोज इनटू द एक्टिव साइट एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस. बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आई बिलीव आप सबको पता है कि सबस्ट्रेट किस तरीके से वर्क करता है, एंजाइम के साथ किस तरीके से अटैच हो जाता है. तो सबस्ट्रेट अटैचेस विद द एंजाइम ऑन द एक्टिव साइट एंड देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, उसके अंदर रिएक्शन करवाता है, तो एंजाइम का रिएक्शन हो जाता है. एंड देन वी हैव द केमिकल रिएक्शन. होल्ड करता है और रिएक्ट करवा देता है. अब drugs inhibit any of the above activity of the enzymes. These can block the binding site of the enzyme and they are. ठीक है, तो हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स. अब ड्रग्स का इनहिबिशन दो तरीके से होता है. There are two different ways that the enzyme can be blocked by the drug. ठीक है, so such drugs are simply poisons. They are catalytic poisons which do not allow the enzymes to work nicely. तो ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन के अंदर यहां पर हमारे पास अगर ड्रग और सबस्ट्रेट का सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहां पे कंपीट जब होता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर दोज वेयर ड्रग्स एंड सबस्ट्रेट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. ड्रग्स एंड सबस्ट्रेट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, तो ड्रग्स और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं. अब एक बात का ध्यान रखना, कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करवाना है, देन इन दैट केस द ड्रग्स मस्ट बी इन अ ह्यूज क्वांटिटी. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एक बात का ख्याल रखना कि सबस्ट्रेट अगर इसको एंजाइम पर अटैक करता है तो सबस्ट्रेट रिएक्ट करके निकल जाता है, एंजाइम फ्री हो जाता है. लेकिन अगर ड्रग अटैक कर जाए तो एंजाइम ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, अगर हमारे पास ये ड्रग बहुत थोड़े से अमाउंट में भी है और सबस्ट्रेट बहुत अमाउंट में भी है, तो अल्टीमेटली द ड्रग विल बी एबल टू ब्लॉक द एंजाइम. ये सच्चाई है. So we do not actually use the drug even which is competitive inhibitor in a huge quantity. The competitive inhibitor drug also is used in a very small amount. It is not used in a huge amount. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का भी यूज बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किया जाता है. ठीक है, अब एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं. हम छोटा सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं, हम इसको किस तरीके से स्मॉल अमाउंट के किस तरीके से हम रिएक्शन लेते हैं. लेट अस से हमारे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम है. ठीक है, हमारे पास ये है ड्रग. ठीक है, हमारे पास है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज्यादा है, ड्रग्स हमारे पास कम है. ठीक है, अब अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है
तो इट गिव्स द प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज फ्री। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है। देखो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल हमारे पास कम है, तो ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता जाएगा, ड्रग के साथ अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन जैसे ही एंजाइम ड्रग के साथ अटैक करता है, दिस गेट्स ब्लॉक्ड। ठीक है, अब यहां पर आगे कोई रिएक्शन नहीं, एंजाइम खत्म, अब सबस्ट्रेट पड़ा रह गया, क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हमें ड्रग बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रग अपने आप में एक्चुअली कंज्यूम नहीं हो रही, वो एंजाइम को ब्लॉक करके रोक देती है। सबस्ट्रेट जितना मर्जी हो, तो अल्टीमेटली बहुत थोड़े अमाउंट ऑफ ड्रग भी अल्टीमेटली पूरे एंजाइम को ब्लॉक कर डालती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि यहां पर इवन इफ वी हैव द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वी डू नॉट नीड टू यूज द ड्रग टू अ वेरी लार्ज अमाउंट। फिर हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। वी हैव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, जब हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं, तो यहां पर जो हमारा सबस्ट्रेट है ना, ये जो हमारा ड्रग है, ड्रग डज नॉट अटैक ऑन द एक्टिव साइट, इट एक्चुअली अटैक्स ऑन अ डिफरेंट साइट विच इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। अब एलोस्टेरिक साइट पर अटैक करके वो एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल देता है, जिससे कि नाउ एंजाइम विल बी नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। तो अब सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के पास आ भी जाएगा, देन इन दैट केस एंजाइम सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ मैन, ठीक है, अब उसको एक लड़की पसंद है, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, नाउ द मैन हैज अ सिस्टर। ओके, नाउ गर्लफ्रेंड और सिस्टर का कोई कंपटीशन नहीं है, में सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है, फादर है, बट नॉट अ गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड और सिस्टर का, गर्लफ्रेंड और ब्रदर का एज सच कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन द सिस्टर कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस दिस मैन सो दैट ही डज नॉट इंटरैक्ट विद हिज गर्लफ्रेंड। नाउ द सिस्टर हैज अ नॉन competitive inhibition, which changes the nature of the man so that he does not recognize or he moves away from his girlfriend. और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पेरेंट्स, जैसे भारत में जब अरेंज मैरिजेस की बात होती है, लव मैरिजेस की बात होती है, तो पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, दे वर्क एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो भारत में अक्सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कम होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में समझ में आ गया? किसी ने कोई और एग्जांपल दिया था? ओके, और किसी को कोई दिक्कत, कोई पूछना है? नहीं, आज स्पेशल क्लास नहीं है बेटा। क्या रिपीट करना अंशिका बेटा, बोलो। और बताइए भवानी शंकर जी, कैसे हो आप? मजे में हो? ओके, इंतखाब बेटा क्या समझाना है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी हैव एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एलोस्टेरिक साइट पर होता है। अब जब हम साइनाइड की बात करते हैं, जैसे पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड आयन जो है, वो भी एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सी एंजाइम पर एक्ट करके उसको नॉन कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज साइनाइड। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन से कंपीट करता है फॉर द एक्टिव साइट, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीजन के कॉम्प्लेक्स से कहीं ज्यादा स्टेबल है, और इस वजह से दैट इज एक्टिंग एज अ पॉइजन। तो अगर हम बात करते हैं Cn माइनस की, तो Cn माइनस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आ जाता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्लियर? तो अगर हम इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर का बॉन्ड एंजाइम और इनहिबिटर का स्ट्रॉन्ग एंजाइम बॉन्ड ही होना चाहिए। इनफैक्ट जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करके तब तक उसके साथ अटैच रहता है जब तक उसको रिएक्ट करवा के किसी और चीज में बदल ना दे, उसको जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना कर दे। ठीक है? इट कैनॉट बी ब्रोकन इजिली, देन द एंजाइम इज ब्लॉक्ड परमानेंटली। तो अब वो नया एंजाइम को करता है, लेकिन अगर एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए तो कुछ टाइम के लिए तो वो चीजें रुक जाती हैं। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगा। अब ये इंफॉर्मेशन फ्लो ना होने की वजह से अगर हम बात करें तो यहां पर एनाल्जेसिक्स इस तरीके से वर्क करते हैं, दे डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस सो दैट जहां पे भी अफेक्टेड ऑर्गन है वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, और जब इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती तो हमें दर्द की इंफॉर्मेशन भी नहीं आती कि हमें पेन हो रहा है, पेन का भी हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है? इज इट क्लियर? उन्नत वॉशरूम सिंगर नहीं बोलते बेटा, बाथरूम सिंगर बोलते हैं। वॉशरूम सिंगर तो अलग हो जाता है, बाथरूम सिंगर अलग हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास है, तो ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। तो देर आर सर्टेन ड्रग्स विच टारगेट द रिसेप्टर्स, तो वो बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं, और जब कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी हैव एज रिसेप्टर्स। ओके? तो केमिकल मैसेंजर gives the message to the cell without entering the cell। ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर ये है, रिसेप्टर्स भी बहुत सारे हमारे पास, जितने भी ड्रग्स यहां पे, जितने भी केमिकल रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर, दे आर हाईली साइज एंड शेप स्पेसिफिक। हमारी बॉडी किसी भी मॉलिक्यूल को उसके शेप और उसके स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करती है, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस, वी हैव टू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। बॉडी आइडेंटिफाइज इट बाय स्ट्रक्चर। So similar structure molecule, they are going to act similarly. Okay. They have binding site, have different shape, structure, and amino acid composition. Drugs that bind to the receptor site and inhibits its natural function are called antagonist. ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जो मिमिक करती है नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दे आर कॉल्ड एगोनिस्ट। ठीक है? कई बार हमें बॉडी को कुछ इस तरीके का फंक्शन देना होता है, किसी आर्टिफिशियली कोई चीज इंड्यूस करनी होती है, देन इन दैट केस वी वर्क विद एगोनिस्ट। जब हमारे पास नेचुरल केमिकल मैसेंजर का लैक होता है, देन एगोनिस्ट आर यूज्ड, और कहीं पर अगर ज्यादा ही मैसेंजर आ गए हैं तो फिर एंटागोनिस्ट आर यूज्ड। तो एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के फंक्शन को ब्लॉक करते हैं, और एगोनिस्ट रिसेप्टर के फंक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो एगोनिस्ट, दे इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन, एंड एगोनिस्ट विच ट्रिगर द नेचुरल रिएक्शन। ठीक है? तो चलिए अब कुछ थेराप्यूटिक एक्शंस के बारे में बात करें। कौन सी क्लासेस हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंटासिड्स की। अब एंटासिड दो तरीके के होते हैं। अब चलो पहले हम बात करते हैं एसिडिटी कैसे हो सकती है। हाउ डज वी टॉक अबाउट एसिडिटी? एसिडिटी होती क्या है?
सीधी सी बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हमारे स्टमक में HCl बनता है, दैट इज हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ नियर अबाउट 0.1 मोलर. So we have in the stomach, which has near about 0.1 molar concentrated HCl हमारे स्टमक में होता है. ठीक है. अब अगर आपके, देखो कई रीजन हो सकते हैं हमारे पास. एक रीजन ये हो सकता है कि सम जेनेटिक डिसऑर्डर which causes overproduction of acid. ठीक है. एक रीजन ये हो सकता है देयर इज सम जेनेटिक डिसऑर्डर विच कॉजेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड. ठीक है. और दूसरा रीजन हमारे पास क्या हो सकता है? सेकेंड, टेम्पोरेरी एक्सेस ऑफ एसिड. अब टेम्पोरेरी एक्सेस ऑफ द एसिड क्यों हो सकता है? कि हो सकता है आपने सुबह का नाश्ता मिस कर दिया. अब हमारी बॉडी को पता है कि इस समय खाना उसे मिलना है, देन द बॉडी इट्स गोइंग टू, हमारे पास एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना. ठीक है. तो बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है कि इस समय खाना बन रहा है, तो बॉडी इज गोइंग टू गेट रेडी फॉर इट, तो वो एसिड वगैरह प्रिपेयर करना शुरू कर देती है. देन इन दैट केस खाना नहीं मिलता, तो ये एसिड की एक्सेस हो जाती है. अगर आपका खाने का शेड्यूल अनइवन है, इरेगुलर है, देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू सफर विद एसिडिटी. उसका रीजन ये हो जाएगा कि बॉडी को पता ही नहीं कब वो एसिड प्रोड्यूस करना है, कब नहीं प्रोड्यूस करना है. जब जरूरत, जब आपने ऐसी खा लिया उस समय एसिड प्रोड्यूस नहीं है, तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ. फिर उसके बाद आपने जब खाने का समय था उस समय आपने खाया नहीं, तो एसिड प्रोड्यूस हो गया. तो इट इज गोइंग टू बी इरेगुलर. दैट इज व्हाट वी हैव एज अ टेम्पररी एक्सेस ऑफ एसिड. अगर हम टेम्पररी एक्सेस ऑफ द एसिड की बात करें तो ये टेम्पररी मेजर से ठीक हो जाता है. यानी कि वी जस्ट टेक एन एंटासिड, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? बॉडी के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, एंड फॉर द टाइम बीइंग उसको सप्रेस कर देती है. तो दैट इज वन थिंग, दैट इज टेम्पररी प्रिवेंशन ऑफ द एसिडिटी. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास आ जाता है एंटासिड्स आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया. लेकिन इसमें यह हमें नहीं समझ में आ पाता कि कितना हमें एक्चुअली यूज करना है. अगर हमने ज्यादा यूज कर लिया तो इट इज गोइंग टू एक्चुअली ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड. तो ये फायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकता है. तो इसका बहुत ज्यादा यूज करना सही नहीं है. इनफैक्ट दवाइयों का तो ज्यादा यूज करना कभी सही होता ही नहीं है. दवाइयां तो हमें बहुत कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए. ठीक है. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोक्साइड का बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि वो उसी के उतने ही रिएक्ट करेंगे जितना कि एसिड हमारे पास है. बाकी तो इनसॉल्युबल है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया. तो दे आर एक्चुअली इनसॉल्युबल, बट दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द एसिड एंड फॉर्म द सॉल्युबल सॉल्ट्स. ठीक है. अब लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इन ट्रीटमेंट से सिर्फ सिम्टम्स दूर होते हैं, नॉट द कॉज. अगर आप मान लीजिए आपने अपने खाने का जो शेड्यूल है वो गलत बना रखा है, तो यहां पर खाने का शेड्यूल तो सही हो नहीं जाएगा एंटासिड खाने से. तो इन मेटल सॉल्ट से पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इजिली. ये टेम्पररी स्टॉप गेट मेजरमेंट है कि अगर आपने किसी दिन गलती से खाना ठीक से नहीं खाया या कुछ गलत खा लिया तो एसिडिटी हो गई, तो ये रेस यूज किया जा सकता है. ठीक है. अगर एडवांस स्टेजेस हैं, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो घाव अंदर हो जाते हैं, दैट अल्सर्स आर क्रिएटेड. ठीक है. तो अनट्रीटेड वुंड्स, दे बिकम अल्सर्स, एंड देन दिस पार्ट नीड्स टू बी रिमूव्ड. ठीक है. अब यहां पर कॉज के लिए, इलाज करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं एंटीहिस्टामाइंस. Antihistamines are again, they are histamines are chemical messengers. तो एंटीहिस्टामाइंस उसके मैसेजेस को ब्लॉक कर देते, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते, जिससे कि बॉडी का प्रॉपर एक पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं हो पाता. तो बॉडी के रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं एंटीहिस्टामाइंस. जैसे सिमेटिडिन है, टेगामेट, was designed to prevent interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall. तो ये एंटागोनिस्ट है. ठीक है.
तो दिस वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एसिडिटी। जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है या जिनके रेगुलरली एसिड ज्यादा बनता है, तो उनके लिए दिस इज बेटर, विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रादर देन न्यूट्रलाइजिंग द एसिड विच हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज दे प्रिवेंट। हाँ, पॉलन एलर्जी किसी भी तरीके की एलर्जी में ली जा सकती है बेटा। एंटी हिस्टामाइंस, एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन ट्रिगर अ पर्टिकुलर एक्शन, चाहे वो एलर्जिक एक्शन हो चाहे वो कोई भी एक्शन हो, हिस्टामाइंस ट्रिगर दैट एक्शन, while antihistamines they block that action. तो एंटी एलर्जेंस हो जाते हैं, प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, दे कैन बी टर्म्ड एज एंटी एलर्जेंस। एलर्जिक रिएक्शन को भी ये ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये देखो एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। तो एंटीहिस्टामाइंस प्रिवेंट द एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये सिंथेटिक ड्रग्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये नाम आ जाते हैं विच कैटेगरी द ड्रग्स बिलोंग टू। They interfere with the natural action of histamine by competing with histamine for binding sites of receptor, और यहां पे इसका अंदर आ जाता है competitive inhibition। So here we have competitive inhibition। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। Antihistamines do not affect the secretion of acid in the stomach. The reason is any allergic and antacid drugs work on different receptors। काम उनका वही है लेकिन रिसेप्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये याद रखना, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स दे वर्क ऑन ब्रेन एंड दे decrease the property of the brain to accept or the messages or not। तो हमारे पास है tranquilizer। Tranquilizer and analgesics are neurologically activated, these affect the message transfer mechanism। ठीक है, फ्रॉम नर्व टू द रिसेप्टर। तो ये मैसेज नहीं जाने देते। प्लीज रिमेंबर, दे kill the pain, they do not actually prevent the pain, they do not cure the pain, they just prevent the information of pain to reach the brain। तो हमारे पास ब्रेन तक पेन की इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं पहुंचती, पेन नहीं जाता। ठीक है, so that's what we have as analgesics and tranquilizer, they just prevent the information from reaching brain, they do not cure the pain, they do not cure the pain, they only decrease the sensation of pain। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं यहां पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि यार एक एनाल्जेसिक अगर ले ली जाए दिन में तो बड़ा अच्छा लगता है, या चाय कॉफी ये भी एक एनाल्जेसिक की तरह से वर्क करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप एनाल्जेसिक लेते हो तो आपको फील ऐसा होता है कि अब आप थक नहीं रहे हो, आप बहुत एक्टिव हो गए, लेकिन आपकी बॉडी थक चुकी है एंड यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू डू मेनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, आपकी बॉडी आपका साथ देना, आपका ब्रेन कहता है कि आप बिल्कुल फाइन हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी ये कहती है कि काम नहीं हो सकता। तो एनाल्जेसिक लेके अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कोई एनाल्जेसिक लेते हैं जिसके आपको थकान नहीं हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, देन इन दैट केस आप बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो चुकी है, आपकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, थक चुकी है। आपके ब्रेन को पता नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, tranquilizer are a class of chemical compounds used for the treatment of stress and mild or even severe mental diseases।
They relieve anxiety, stress, irritability, or excitement by reducing cells of well-being. बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं ट्रैंक्विलाइजर्स. They can be addictive. They are essential components of sleeping pills. और अलग अलग मैकेनिज्म से है. नॉर एड्रेनालिन, one of the neurotransmitter that plays a role in mood changes. Adrenaline, noradrenaline. So they are working. ठीक है. We have antidepressant drugs जो डिप्रेशन में काम करती है. They inhibit the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline. लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक्सेस नहीं, किसी भी चीज का एक्सेस नहीं लेना चाहिए. ठीक है. Iproniazid and phenelzine are the two such drugs. टेंशन रिलीव करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स. डिप्रेशन कंट्रोल करते हैं. हाइपरटेंशन कंट्रोल करते हैं. मतलब कि हमारे मूड्स को कंट्रोल करते हैं ये ट्रैंक्विलाइजर्स. ठीक है. हाँ बेटा, प्लस पे बुकलेट्स भी होते हैं. अब डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड्स, ये ध्यान रखना. डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड्स आर ट्रैंक्विलाइजर्स. दे आर आल्सो हिप्नोटिक्स. दैट इज स्लीप इंड्यूसिंग. ठीक है. इनको बार्बिट्यूरेट्स भी कहा जाता है. ठीक है. ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने ही कौन सा नाम क्या है, क्योंकि ये नाम से सवाल आ जाते हैं. देन वी हैव एनाल्जेसिक्स. अब एनाल्जेसिक्स रिड्यूस और अबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम्स. तो यहां पे हमारे पास एनाल्जेसिक्स हैं. हमारे पास एनाल्जेसिक्स दो तरीके की हैं, नॉन नारकोटिक और नारकोटिक ड्रग्स. और एक बात का ध्यान रखना, नारकोटिक ड्रग्स आर मच मोर पावरफुल एनाल्जेसिक्स. इनफैक्ट हेरोइन का नाम हेरोइन इसलिए पड़ा था क्योंकि इट वाज सपोज टू डू हेरोइक डीड्स बाय किलिंग द पेन. सबसे स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक जो बना है आज तक वो हेरोइन है. ठीक है. अब एक बात का ध्यान रखना, ये नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो नॉन एडिक्टिव ओनली इन कंट्रोल्ड अमाउंट. बहुत सारे लोग इनके भी एडिक्ट हो जाते हैं, तो अननेसेसरली अनरिक्वायर्ड मत लीजिएगा, वरना यहां पर भी एडिक्शन पॉसिबल है. तो हमारे पास नॉन एडिक्टिव है. नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव में सबसे फेमस हमारे पास एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है. आजकल एक और चल रहा है जिसे निमुलेट बोलते हैं, नाइस जिसे बोलते हैं. और अगर हम बात करते हैं डोला, आजकल बड़ा वो फेमस हो गया, लेकिन दैट इज अ द पैरासिटामोल ड्रग. ठीक है. इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ड्रग. इसके अंदर दो तीन चीजें हैं. तो यहां पे नॉन नार्कोटिक एनालिसिस, एस्पिरिन इज द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल. तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है, विच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू एंड कैन कॉज पेन. तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बन जाता है. एनाल्जेसिक्स आर relieving skeleton pain such as due to arthritis. These drugs have many other effects such as reducing fever. ये फीवर भी रिड्यूस कर देते हैं. तो मोस्ट ऑफ दीज वर्क एज एंटीपायरेटिक एज वेल. और ये कोआगुलेशन को ब्लॉक करता है. एस्पिरिन खास तौर से, तो इट इज ऑल्सो फाइंड यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स. तो एंटी कोआगुलेंट की तरह से वर्क करता है. अब हमारे पास है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जैसे कि मॉर्फिन हो गया एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलोग्स, कैनाबिस, opium. They are opium derivatives. They are mostly called opiates. They are derivatives of opium. So that is how they work. They are extremely important. और यहां पर analgesics are used for the relief of post-operative pain, cardiac pain, and pains of terminal cancer and in childbirth.
दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक। कोडेन, मॉर्फिन, तो यहां पे ड्रास्टिक पेन, सिवियर पेन के लिए यूज होता है। ये नॉर्मल सर दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, जो पेन बियर किया जा सकता है उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी बात है कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स में कई बार, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में कई बार सिर्फ कंसंट्रेशन का अंतर होता है। मैनी एंटीसेप्टिक एंड disinfectants differ only in concentration of active ingredient. ठीक है, many antiseptic and disinfectants differ only in concentration of active ingredient. जैसे कि 0.1% phenol is antiseptic, 1% phenol becomes disinfectant. So that's what we can use. ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इंजेस्टेड। अब एक बात का ध्यान रखना, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स दे आर एक्सटर्नल, दे आर अप्लाइड एक्सटर्नली, जबकि एंटीबायोटिक्स जब हम बात करते हैं तो दीज आर कंज्यूम्ड। ठीक है, अब सिंथेटिक मेथड के अंदर हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक नाउ रेफर्स टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस व्हिच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट्स, in low concentration inhibits the growth or destroys the mechanism by intervening in their metabolic process. So that's what we have as antibiotics. अब एक बात का ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन बैक्टीरिया एंड fungi, do not work on virus. एंटीबायोटिक्स वायरस पे वर्क नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर सिफिलिस। ठीक है, तो सल्वर्सन आर सल्फा ड्रग्स। ठीक है, आर्सनिक ड्रग, सॉरी, arsenic based structure, that's arsenic drug। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है सल्वर्सन। So that's what we have as the antibiotics। नींद किसको आ रही है? किसी को भी तो नींद नहीं आ रही। निमिषा आचार्य कह रहे हैं कोई ये डाउट सॉल्व करो कि शिवरात्रि में भांग क्यों पीते थे, महाकाल तो गांजा पीते थे ना। बेटा, महाकाल जो भी कुछ करते थे वो आप सभी करेंगे क्या? ये तो आपका बहाना है ना।
कि महाकाल गांजा पीते थे तो आप भी गांजा पिएंगे, तो महाकाल तो और भी बहुत कुछ करते थे। वो दुष्टों का नाश भी करते थे, वो कैलाश पर्वत पर रहते थे, वो मृग चर्म पहनते थे। वो सब कुछ आप करेंगे क्या? क्या आप कर सकेंगे? वो देवादि देव है, उनसे आप क्या बराबरी करेंगे? ये तो केवल बहाना है कि देवादि देव ये करते थे इसलिए हम ये करेंगे। देवादि देव ने तो विष पिया था, क्या आप पिएंगे? कंपीट करने के लिए सोचा करो। अब अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे कंपीट करने लगे कि सर तो रात तक जगते हैं, या सर तो ये करते हैं या वो करते हैं, अब मैं क्या करता हूं? तो मैं जो भी करता हूं, क्या सब कुछ आप कर सकते हैं? हर व्यक्ति अलग होता है। किसी के लिए अब ये वही कोई बात है कि कोई व्यक्ति एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है, उसको कैंसर है, वो एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है, मैं भी लूंगा, क्या आप लेंगे? ये तो हमने अपनी पसंद के लिए बना लिया। हमें जो अच्छा लगता है उसके लिए हम रीजन बना देते हैं। वो कर रहा है इसलिए। अब वो जो कर रहा है, क्या हम सब कुछ करते हैं? नहीं, हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं। ठीक है? तो ये बात तो मत कहो कि शिवरात्रि के दिन भांग या गांजा पिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई कारण नहीं है। मेरे क्लास खत्म होने से पहले किसी ने फाइल अपलोड कर दिया? कौन सी फाइल अपलोड कर दी है? एक मिनट। वो तो कल की फाइल है बायोमोलिक्यूल्स की, आज की फाइल कहां से अपलोड हो गई है? तो बेटा हर कोई क्या कर रहा है, अब अगर कोई दवाई खा रहा है तो तुम क्या दवाई खाना शुरू कर दोगे? ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए आपको किस चीज की जरूरत है। कोई क्या कर रहा है उसके लिए रीजन मत बनाइए। ठीक है? ओके। तो हमारे पास ये है, आर्सनिक वाले हमारे पास आ जाता है, तो एजोडाइज आर लेस टॉक्सिक एज कंपेयर्ड टू इट। तो यहां पे स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। तो सल्फा ड्रग्स भी डिस्कवर हो गई थी। तो वी हैव सल्फा ड्रग्स, वी हैव आर्सनिक बेस्ड ड्रग्स, and large range of sulfonamides were analogs were synthesized. We have sulfapyridine, and these are all working as antibiotics. They are working to stop the growth of bacteria. आज का सुबह के नीट विजय के सेशन का जो नोट्स हैं वो अपलोड अभी हो रहे हैं। ठीक है? वी हैव डिस्कवरी ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंगस। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो पेनिसिलिन के एक डेरिवेटिव की बात हमारे पास आ जाती है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, दीज टू आर टू बी अंडरस्टूड। ये हमारे पास बैक्टीरिसाइडल है जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, दीज आर विच मेक द बैक्टीरिया इनएक्टिव। ठीक है? दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक। देन वी हैव एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है? अब यहां पर हमारे पास आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड वी हैव द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हमारे पास एक ग्राम डाई है,
Certain bacteria are stained with this dye and certain are not stained with dyes. I think that you have done in biology. तो यहां पर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो दोनों को इफेक्ट करते हैं. दे आर टर्म्ड एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. अब यहां पे हमारे पास है विच आर मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ठीक है. और इनको लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी होते हैं जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिजीज के लिए वर्क करते हैं. एंड दीज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव लेस ऑफ द साइड इफेक्ट्स. तो वी प्रेफर टू यूज. कई बार स्टूडेंट बोलता है कि सर क्या करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डाल लीजिए, सारे के सारे ही खत्म हो जाएंगे. लेकिन सारे के सारे खत्म करके बेनिफिट क्या है? हमारे पास कुछ पॉजिटिव अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं. व्हाई शुड वी किल देम? ठीक है. अब जैसे कि हमारे पास है पेनिसिलिन जी हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम. ठीक है. एम्पिसालिन, एमॉक्सीसाइलिन सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस हैं, दे हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ठीक है. एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हमारे पास आ जाता है. अब हमारे पास क्लोरामफेनिकॉल है, दैट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ये नाम याद रख लेना. क्लोरामफेनिकॉल इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एम्फिसाइलिन, एमॉक्सीसाइलिन आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन जी इज नैरो स्पेक्ट्रम. ठीक है. यहां पे इसको टाइफॉइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, यूरिनरी इंफेक्शन, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया. अब यहां पे हमारे पास वैंकोमाइसिन है, ऑफ्लोक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. यहां पे अब यहां डायसीडाजीरीन इज सपोज टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स. तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स है. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और ये स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन ये हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ सकता है. एक ही तो स्ट्रक्चर बॉडी में और क्लोरामफेनिकॉल का स्ट्रक्चर है. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न. अब यहां पर है दे आर इधर के ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है. एक्सटर्नल एंटीसेप्टिक ऑन लिविंग सेल्स, disinfectants on inanimate objects. ठीक है. Disinfectants are more concentrated, more powerful as compared to antiseptics. They are capable of killing all the living organism. So please disinfectant को antiseptic के तौर पर यूज नहीं करना. हाँ, कई जगह अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कुछ कंसंट्रेशन है जैसे एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज जैसे कि वुंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज्ड स्किन सर्फेसेस. ठीक है. सॉफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पीनियोल. ये बात याद रखिएगा, ये केमिकल कॉम्पोजिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है. बिथ्योनल इज एडेड टू सोप्स. ये चीजें ना याद रहने वाली, ये याद होता है. ठीक है. Iodoform is used by boric acid in dilute solutions, a weak antiseptic for eyes. So boric acid is also used as an antiseptic for eyes. तो एंटीसेप्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो चलिए बाकी क्लास हम करेंगे कल. विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो. वी हैव टू डू ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स. बहुत जल्द हम फिर से शुरू करने वाले हैं ओपन हाउस जिसके अंदर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टडी विद योर फेवरेट एजुकेटर्स इन द क्लासरूम, learn with boundaries and no limits. You can join with us in the Telegram channel t.me/Unacademy NEET_official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the two Telegram channels. Unacademy.com/Anoop Vashishtha is our page on Unacademy, my page, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं and you can get all the informations. और यहाँ पे आप कम्युनिटी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं. आरंभ 2.0 बैच हमारा है नीट 2022 के लिए 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है. एनविजन बैच 2 फरवरी से चल रहा है. नीट ग्लोरी 9 फरवरी से चल रहा है. हमारे पास नीट यूजी 2023 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया है. अल्फा अचीवर्स भी 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया है. CUCET पार्ट ए बैच 23 फरवरी से लॉन्च हो चुका है. अभ्युदय हिंदी मीडियम का बैच फरवरी 25 से चल रहा है.
प्रतिभा बैच मार्च 2 से शुरू होने वाला है, यानी कि आज से शुरू होने वाला है। स्कॉलर्स फॉर नीट 2023 मार्च 2 से स्टार्ट होने वाला है। और ये कंप्लीट कोर्स ये कल से शुरू हो चुका है। ये फिजिक्स का कोर्स है। इनमें से और साथ ही साथ आप अनअकैडमी से डाउट पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क अ डाउट नाउ, यू कैन हैव द अनअकैडमी आस्क अ डाउट। 3 डाउट आप एक साथ पूछ सकते हैं। इसके अंदर आप को सिर्फ एक फोटो खींचनी है, क्रॉप करना है और अपलोड कर देना, एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। देन वी हैव अनअकैडमी नीट आइकॉनिक, जिसके अंदर आपको 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाता है। कम्युनिटी के अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि आप सीधा सीधा मुझे फॉलो करके कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के जो क्लास के नोट्स हैं वो भी आपको कम्युनिटी पर मिल जाएंगे। You can unlock all the doors, you can prepare for the exams, you can get the Unacademy Lite subscription, जो कि टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है। Unacademy पे बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ आपको अब एक्सलरेट के साथ ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप 1 साल का कोर्स अगर लेते हो तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, सब में 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एंड एवी लाइव कोड के साथ 10% तो ऑफ मिल ही रहा है। फर्दर कुछ दिन के लिए, यानी कि आज के लिए स्पेसिफिकली, सिर्फ आज के लिए, यू कैन गेट 3 मंथ कोर्स एंड यू कैन सब्सक्राइब टू अस यूजिंग द कोड एवी लाइव। 6 मंथ के कोर्स के अंदर 28% ऑफ मिल रहा है, यहां पे 33% ऑफ मिल रहा है। यूए लाइट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं 2022 और 2023 की सीरीज के लिए। इनके लिए, सबके लिए आपको करना क्या है, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है। आइकॉनिक प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलता है, डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। एवी लाइव कोड का यूज कीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स अभी थोड़ी देर में, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, और नोट्स डाउनलोड जरूर कर लीजिए।